नमस्कार दर्शकों, रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना और बात करेंगे जनमत में, जो एकमात्र ऐसा शो है जहां हर खबर आप पोल के माध्यम से इसमें भाग भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वहां वोट कर सकते हैं। जो नतीजे होते हैं वो हम आपको हर दिन कार्यक्रम जनमत में दिखाते हैं। यहां खबर पर आपकी राय भी जानते हैं, आपको दिखाते हैं। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, चलिए जल्दी जल्दी से नजर डाल लेते हैं कौन सी खबर होंगी, किन विषयों को लेकर आज हम आपके बीच में आए। सबसे पहले बात करेंगे मोदी 3.0 के 100 दिन हो गए। 100 दिनों में क्या बड़ा हुआ, अब तक किस तरह से 100 दिन की उपलब्धियां हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। और उसके बाद बात हम आज करने जा रहे हैं, अब होगी जातीय जनगणना। देश भर में विपक्ष इस समय कोने कोने में जाकर एक जो राग है वो अलाप रहा है, और वो है जातीय जनगणना का। अब होगी या ना होगी, सब कुछ आज ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जयशंकर का खटाखट वाला बयान। खटाखट, फटाफट, ये शब्द आजकल बड़ा सुर्खियों में दर्शकों। और क्या जयशंकर जिन्होंने बयान दिया है, क्या कुछ इस पर पूरी खबर है, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद अगली खबर पे चलेंगे, बात करेंगे ट्रंप पर फिर हमला हुआ है, और क्या हमला हुआ है, किस तरह से लगातार साजिश कहीं हो रही है, क्या पीछे इसके की जो खबर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आखिरी जो खबर है जो आपको दिखाने वाले हैं, जो सबसे बड़ी खबर है, आगे बढ़ेंगे, वो है आतंकी राहुल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा किसने कहा है, इस कहने के पीछे क्या कुछ है, सब कुछ दर्शकों आज आपको बताने वाले हैं खास प्रोग्राम जनमत में। बहुत जल्दी से चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तिहाड़ जेल से छूटने के करीब 40 घंटों के बाद ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के फिलहाल के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से अब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, उनने सभी को हैरत में डाल दिया है। सभी के मन में एक सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे, तो तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था, यह सवाल दर्शकों बड़ा है। अब अचानक से इस फैसले पर इसकी क्या वजह रह सकती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बस यूं ही इतना बड़ा फैसला ले लिया है, तो दर्शकों ऐसा नहीं है। सीएम केजरीवाल को लेकर यह माना जा रहा है कि वो बहुत सोच विचार करके ही कोई कदम उठाते हैं। हर कदम के पीछे उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है दर्शकों। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बीते 177 दिन से तिहाड़ जेल में ही बंद थे। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर जरूर उन्हें 21 दिन की पैरोल भी मिली थी। उसके अलावा वो लगातार जेल में ही रहे हैं। उन पर लगातार बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियां इस्तीफे का दबाव भी बना रही थी। उस समय उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने और उनकी पार्टी ने अब यह तय किया कि जेल से सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार चलाएंगे। लेकिन अब इस इस्तीफे को लेकर इस केस के फैसले ने सियासी शोर मचा दिया है। आखिर इस्तीफे के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आपके मन में यह बड़ा सवाल है कि क्या होगा अब, क्या विधानसभा भंग होगी और अगला मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा, वो हम आपको इस इनसाइड स्टोरी में दिखा रहे हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली की सियासत इस समय देश भर में सुर्खियों में है। बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और कहा है कि आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है। यानी कि अगले विधानसभा चुनाव तक केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने वाले हैं। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं।
तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक चाल चली है। केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करके कोई एहसान नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से बर्खास्त कर चुका है। इस्तीफा देना महज एक मजबूरी और औपचारिकता है। इस देश की विभिन्न कचहरियां, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इन सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं। और इसी के रहते उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस, का मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है एक विक्टिम कार्ड खेलने के, तो बहुत माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। दरअसल केजरीवाल पर आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रिया में भ्रष्टाचार हुआ। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था। ईडी ने आबकारी नीति स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया, जिसमें सीबीआई और ईडी ने पाया दिल्ली शराब नीति संशोधन में अनियमितताएं की गई हैं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अब हम आपको इस इस्तीफे के पीछे की इनसाइड स्टोरी के बारे में बताते हैं। तिहाड़ जेल से छूटने के करीब 40 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक ने जिस तरह सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान किया, उसने सभी को हैरत में डाल दिया। सभी के मन में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अब अचानक इस फैसले की वजह क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बस यूं ही इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो ऐसा नहीं। सीएम केजरीवाल को लेकर यह माना जाता है कि वो बहुत सोच विचार के बाद ही कोई कदम उठाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बीते 177 दिन से तिहाड़ जेल में ही बंद थे। इस दौरान लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर जरूर उन्हें 21 दिन की पैरोल मिली थी। इसके अलावा वो लगातार जेल में ही रहे। उन पर लगातार बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियां इस्तीफे का दबाव बना रही थी। उस समय उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने और उनकी पार्टी ने तय किया जेल से सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार चलाएंगे। लेकिन इस बार मिली जमानत पर लागू शर्तों ने केजरीवाल को पद से निरस्त होने पर मजबूर कर दिया। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तें अरविंद केजरीवाल को उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का पालन करने की पूरी आजादी नहीं देती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिहाई के बाद भी वे सचिवालय के सीएम ऑफिस का दौरा नहीं कर सकते। साथ ही उन फाइलों के अलावा वे किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं जिन्हें उपराज्यपाल की ओर से मंजूरी दी जानी है। अब केजरीवाल की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का कोई नेता ही होगा। अब इस कड़ी में संभावित दावेदारों की लिस्ट में कैलाश गहलोत, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल है, क्योंकि पार्टी के नेताओं की दावेदारी के बीच कयासों में सबसे ज्यादा सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली को अगला मुख्यमंत्री मिल पाएगा या फिर दिल्ली को एलजी के हाथों में सौंप दिया जाएगा, क्योंकि आज केजरीवाल ने दिल्ली एलजी से कल इस्तीफा देने के लिए वक्त मांगा है। अब एलजी इसको कैसे स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद निर्णय लेते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वोटों के साथ वो जिताए। सर, जिस तरीके से केजरीवाल हमने देखा कि जेल से निकलने के बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जब लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन जेल से निकलने के बाद अब उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि कल ही वो इस्तीफा देने वाले हैं। क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री कौन है और ऐसी स्थिति क्या बनी कि केजरीवाल को इस्तीफे की घोषणा करना पड़ा? देखिए, केजरीवाल की मानसिकता और सोच और विचार अराजक है। उसके मूल में ही अराजकता है और अराजकता को लेते हुए वो 10 साल चले। और जिस प्रकार से उन्होंने एक देश को दिया कि हम जेल से भी रहकर सरकार को चला सकते हैं, अंततोगत्वा भारतीय संविधान बहुत बड़ी मजबूती है। और जो विरोधी दलों ने मांग की लगातार उनको इस्तीफा देना चाहिए, अंततोगत्वा उनको इस्तीफा देना पड़ा। और आज जो दिल्ली की जनता त्राही त्राही मचा रही है, पूछ रही है, आपने कहा था हर घर में नल देंगे, नल में जल देंगे, कहाँ है?
आपने कहा था सड़कों का निर्माण करेंगे, कहाँ है? आपने कहा था स्कूलों को निर्माण करेंगे, आज स्कूलों का ग्राफ गिर गया है, बच्चे कम हो गए हैं, टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। जमुना की हालत, अभी छठ पूजा आने वाली है, आपको हालत देखने के लिए मिलेगी। पूरी दिल्ली ही त्राही मचाई। और सबसे बड़ा पाप जो उन्होंने किया है, एक बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया है, और फ्री नहीं दी है, जिसके वाहक कारण सुरेश जी हैं संस्कृति और संस्कारों के। ईद हो, पूर्णिमा हो, दिवाली हो, होली हो, इन सब लोगों को छुट्टी मनाया करते थे, लेकिन उन्होंने पूरा दारू बेचने का भी काम किया उस दिन भी, और 25 साल से उम्र घटा के 21 साल करेगा। इसलिए बहुत पापों से घिरे हुए हैं केजरीवाल, और उसका फल उनको भोगना पड़ेगा। तो ये बयानबाजी आपने सुनी है। इस समय दिल्ली की सियासत पर देश भर की निगाहें हैं। 24 घंटे से कम का वक्त अब शेष रह गया है जब दिल्ली को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल हैं कि जो कहते हैं कि वो अब जनता का जो फैसला है उसका सम्मान करते हैं, इसलिए वो कुर्सी छोड़ रहे हैं, और चुनाव के बाद अगर जनता उनको चुनती है तो वो तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। हालांकि बात यही है, तो फिर उन्होंने एक और बात कही कि चुनाव जल्दी करवाइए, जो महाराष्ट्र में चुनाव होना है उसके साथ चुनाव आप दिल्ली का करवाइए। हालांकि बीजेपी इसे अब पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। बात करेंगे मोदी सरकार 3.0 को लेकर, जो विपक्ष बैसाखी वाली सरकार होने के ताने देता रहा, वो सरकार कल अपने 100 दिन पूरे करने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत का जो आंकड़ा था, उस आंकड़े से दूर रही बीजेपी ने गठबंधन सरकार में जो सरकार बनाई है गठबंधन के सहारे, और कई चुनौतियों के बाद भी अपना विकास रथ नहीं थामा। विपक्ष हालांकि सरकार को बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखी को लेकर चलने वाली सरकार कह रहा है। अब किस तरह से 100 दिन हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दौरान सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो देश की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख है महाराष्ट्र के वाधवन में प्रस्तावित 76,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला मेगा बंदरगाह। ये बंदरगाह न केवल देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी अलग पहचान होगी, जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरकार ने 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और 25,000 बस्तियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 49,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को सुधारने और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में सहायक होगी। सड़क परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 936 किलोमीटर लंबी 8 हाई स्पीड सड़क परियोजनाओं को 50,600 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं देश भर में सड़क यात्रा को तेज, सुगम और सुरक्षित बनाएंगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और लोगों की यात्रा की सुविधा में सुधार होगा। इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली शिकुनला टनल की आधारशिला रखी गई है। ये टनल कठिन पहाड़ी इलाकों में हर मौसम में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगी और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगी। रेलवे क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 8 नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दी है, जो रेल यात्रा को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी। इन परियोजनाओं से लगभग 4.42 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है, जो कि रोजगार के संकट को कम करने में मददगार साबित होगा। वहीं एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पश्चिम बंगाल के बागाडोरा हवाई अड्डे और बिहार के बिहाटा में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं हवाई यात्रा की सुविधा को बढ़ाएंगी और देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और प्रभावशाली बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से न केवल देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों के जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन कैसे होता है और ये देश के विकास को कैसे प्रभावित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखे 100 दिन के जो काम रहे हैं,
अब इस सवाल को लेकर कि हमने जब पोल किया कि क्या मोदी 3.0 के 100 दिन से संतुष्ट है जनता, यानी आप संतुष्ट हैं, तो क्या परिणाम निकलकर सामने आए? 98% ऐसे लोग हैं जो हां यस का सपोर्ट करते हैं, जबकि 2% ऐसे लोग हैं जो 100 दिनों के काम से संतुष्ट नहीं है। बात करेंगे जातिगत जनगणना की। दर्शकों, यह मुद्दा इस समय देश भर में लगातार गर्म चल रहा है। जातिगत जनगणना यह वो मुद्दा है जिसका पिछले कई दिनों से विपक्ष राग अलाप रहा है। राहुल गांधी पहले चुनावी हिंदू बने थे, आप जानते होंगे, देखा होगा आपने, जनेऊ भी पहनने लगे थे, और अब जातियों पर लेकर वो आ गए। जातिगत जनगणना की बात जो है हर चुनावी रैली से, हर मंच से कर रहे हैं। देश भर में जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और जातिगत जनगणना की चल रही सारी राजनीति पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। क्या वो बयान था? आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि उसके बाद अब मोदी सरकार ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर ठंडा करने का काम शुरू कर दिया है। आखिरकार मोदी सरकार की तरफ से वो जवाब दिया गया है जिसका इंतजार जनता से लेकर सत्ता के रण में बैठे तमाम विपक्षी नेता भी कर रहे थे। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर बार बार उठ उठकर जाति का जिन्न क्यों खड़ा हो जाता है? सवाल यह भी है कि आखिरकार बबुआ से उसकी जात क्यों पूछी जाती है? क्या सारा खेल जाति का ही है? क्या आपको हमको कास्ट सेंसस के नाम पर तगड़ा मैनिपुलेट किया जा रहा है? अब ऐसे में विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार ने एक कदम उठा दिया है। क्या है वो कदम? इस स्टोरी में देखिए, इस खास रिपोर्ट में देखिए। विपक्ष की दोहरी राजनीति अब चलने वाली नहीं। जनता को बरगलाने की लाल अब गलने वाली नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने जातिगत जनगणना पर लगने वाले सबसे बड़े कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया है। भारत में जनगणना की तैयारी अंतिम चरण में है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना में जाति के कॉलम को शामिल करने पर विचार किया है। ये कदम सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य पहल है जो सामाजिक और आर्थिक डेटा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार कोई भी कदम उठाए और विपक्षी नेता ना बिलबिलाएं, तो ठीक उसी तर्ज पर विपक्ष के नेताओं ने आज सरकार के इस कदम पर तानों का मकड़जाल बुनना शुरू कर दिया। लेकिन अब की बारी सरकार की तैयारी पूरी है, कोई भी फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। अब इस कदम का इतना ही जिक्र हो रहा है तो समझ लेना ये भी जरूरी है कि आखिर इस फैसले के बाद क्या क्या बदल जाएगा, इस फैसले के मायने आखिर क्या है। कुल मिलाकर मोदी 3.0 ने विपक्ष को सीधा संदेश दे दिया है कि देखिए भाई, जनता अब स्मार्ट हो चुकी है और आपके फेक नैरेटिव्स के लिए जनता के दिल में कोई भी जगह नहीं। इसलिए झूठी दुकान और मनगढ़ंत बातों को सीरियसली ना लें। लेकिन अब इस फैसले के सामने आने के बाद जातिगत जनगणना का आंकड़ा कैसे सामने आएगा, उस पर भी फिलहाल मंथन किए जाने की जरूरत है। क्योंकि 3.0 सरकार तो वही है, लेकिन फैसलों की एक लंबी लिस्ट खड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे और कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट में तो साफ साफ जो है मना कर दिया है। कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा, कई सालों से मना करते आ रही है कि जातीय जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है बीजेपी का पार्लियामेंट में। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। तो इनको कोई मतलब नहीं है आरक्षण से। इन लोग केवल जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जब इसी सवाल को लेकर हमने पोल किया सोशल मीडिया पे कि क्या जातीय जनगणना कराना देश के लिए सही है, तो क्या परिणाम आए, चलिए पोल के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, जातीय जनगणना कराना देश के लिए सही है। 88% ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं हां का, और 12% ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं ना का। तो ये पोल हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर के विदेश यात्रा पर हैं और उस यात्रा का अब हम जिक्र करने वाले हैं जहां उन्होंने एक तीर से दो निशाने साध दिए। दर्शकों, राहुल नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी खटाखट वाली खिचड़ी पर तंज जरूर कस दिया है।
स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए जयशंकर ने कहा कि जीवन में कुछ भी खटाखट नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत, यात्रा, संन्यास और तपस्या करनी पड़ती है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने लोगों से कहा कि जिंदगी खटाखट नहीं चलती है, ये सपना नहीं है। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दर्शकों, आप बेहतर जानते होंगे। जाहिर सी बात है उनके इस काउंटर पर राहुल थे, क्योंकि चुनाव के दौरान कई बार उन्होंने खटाखट शब्द का इस्तेमाल किया था। अब उस खटाखट का क्या हाल हो रहा है? हिमाचल में इसकी तस्वीर साफ दिखती है। हिमाचल इस समय बुरी तरह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है दर्शकों, और ऐसे में कोई सुनना या सुने, लेकिन राहुल को तो जयशंकर का यह बयान सुनना ही चाहिए। अच्छा, वैसे इस बयान से एक बात और है, जयशंकर ने वेस्टर्न को सर जो है आंख पर नहीं रखा जाता है दर्शकों। अब वो फिर देखने लायक नहीं बचते। ये नया भारत है, ये 24 वाला भारत है, बल्कि उसकी आंखें भी नोच ली जाती हैं। तो चलिए, इसी खबर को लेकर जब हमने पोल किया कि जयशंकर का खटाखट वाला जो बयान है वो सही है या नहीं है, तो क्या परिणाम आए? जो 93% लोग हैं वो हां का समर्थन करते हैं, जबकि 7% ऐसे लोग हैं जो ना का समर्थन करते हैं। बात करेंगे राहुल गांधी के देश को बांटने वाले विभाजनकारी बयान के बारे में, जहां केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की स्वाभाविक प्रक्रिया जो सामने आई है। पंजाब के बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अमेरिका जाकर भारत के सिखों के बारे में झूठ और भ्रम फैलाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत में आज तक किसी भी सिख ने यह शिकायत नहीं की कि उन्हें पगड़ी या कड़ा पहनने या कृपान रखने में कोई दिक्कत है या उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो सिखों के बारे में दिए गए बयान के बाद भारत में अब सिख जो हैं उनके इस बयान से गुस्से में आ गए। राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं जो बात खालिस्तानी आतंकी गुरपनवंत सिंह पन्नू करता है, और यही वजह है कि राहुल गांधी के बयान के बाद पन्नू ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उनकी द्वारा चलाई जा रही, उठाई जा रही आवाज को स्वीकार कर दिया है, मुहर लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है, उसे सर्टिफाइड कर दिया है। पन्नू की तारीफ के बाद राहुल गांधी के बयान को आतंकवाद और अलगाववादी बयान कहा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इसी क्रम में बिहार के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आतंकियों सिंह बिट्टू तुम भौंको, क्योंकि दुनिया तुम्हारी गलीज असलियत का पता चलना चाहिए, पता लगाना चाहती है, इस तरह से उन्होंने ट्वीट कर दिया है। शास्त्रों में तुम्हारे जैसों को आस्तीन का सांप कहा गया है, ये भी उन्होंने लिखा है। हालांकि ये जो सुप्रिया श्रीनेत हैं वो लिख रही हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि शास्त्रों में राहुल गांधी के जैसों को क्या कहा जाता है, ये नहीं बताया। क्या है खबर पूरी, चलिए दिखाते हैं आपको। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India.
or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. तो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को। जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का विदेशों में जाना और ये विभाजनकारी बयान देना, अब इस पूरी खबर पर जब हमने पोल किया कि राहुल के बयान और काम क्या सच में देश विरोधी हैं, तो इसमें पोल में क्या परिणाम निकलकर सामने आए। दर्शकों देखिए, 95% ऐसे लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि हां, राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो विभाजनकारी और भड़काऊ बयान देते हैं, और 5% मात्र ऐसे लोग हैं जो ना का समर्थन कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जहां एक बार फिर से उन पर हमला हो गया है। जैसे कि हम सभी आप जानते हैं कि उन पर पहले से भी ऐसा हमला हो चुका है, लेकिन असल चिंता का विषय यह है कि इस बार ट्रंप पर हो रहे इन हमलों में कहीं राष्ट्रवाद के खिलाफ ही हो रही विदेशी साजिशों का तो कोई इशारा नहीं करता है। यह भी एक बड़ा सवाल है। हमलावर की पहचान हो चुकी है। जांच एजेंसी FBI का कहना है कि फायरिंग ट्रंप को निशाना बनाकर की गई थी, लेकिन पुख्ता सुरक्षा की वजह से हमलावर को वहां से भागना पड़ा, और हमला करने वाले शख्स के एक्स से यह पता चला कि वे कमला और बाइडेन के बयानों से काफी प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस हैं। यह बात गौर करने वाली है दर्शकों, इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप अपनी चुनावी सभाओं में कई बार राष्ट्रवाद की बातों को रखते नजर आते हैं और मुखर होते भी नजर आते हैं। यह हमला हुआ है, अब देखना है कि इस पर किस तरह से आगे लिया जाता है, और यह हालांकि सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठाता है। आज के लिए फिलहाल जनमत में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त ठीक 9 बजे लेकर कुछ और सारे मुद्दे। तब तक आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, जो कल हम सवाल रखने वाले हैं उसको लेकर पोल करें और अपनी राय जरूर दें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।